हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ पर फेज इन सिंक्रोनस मोटर। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने 4 मोड ऑफ एक्साइटेशन देखे थे। वहाँ पर हमने अंडर एक्साइटेशन, क्रिटिकल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन और नॉर्मल एक्साइटेशन स्टडी किया था। तो हम डिफरेंट केसेस से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट, जब हमारा अंडर एक्साइटेशन कंडीशन है, तो अंडर एक्साइटेशन में मैंने बताया था कि जो बैक ईएमएफ है वो लेस देन सप्लाई वोल्टेज है। तो इस केस में अगर हम इम्पीडेंस ZS को डिफाइन करें तो RA प्लस J टाइम्स एक्सेस होता है, उसको पोलर फॉर्म में निकाल लिया। अब इसी की हेल्प से आपने थीटा निकाल लिया। एक्चुअली में थीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, अगर आपको फेजर डायग्राम हो तो जो रिजल्टेंट ER फाइंड किया था और आर्मेचर करंट के बीच का एंगल। देन आपने एज्यूम किया फेज वोल्टेज, बैक EMF और ER को लिखा IA इंटू ZS वोल्ट। अब चूँकि पावर फैक्टर हमारा कैसा है? लैगिंग। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? अंडर एक्साइटेशन। तो हमने इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। ये वही फेजर डायग्राम है जो हमने वहाँ पर ड्रॉ किया था। आपका V फेज IA V फेज को फाई एंगल से लैग कर रहा है। देन आपने EB फेज बनाया था जिसका V फेज से एंगल क्या है? डेल है, अपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि अपने कॉस का ही अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। देन आपने ER फाइंड कर लिया था बाय मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। तो कुछ नहीं करना है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। कौन सा ट्रायंगल? OAB। अब इस ट्रायंगल OAB में देखिए, एक साइड आपकी B फेज हो गई, एक आपकी EB फेज हो गई क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, EB फेज। अब तीसरी साइड आपकी होगी ER फेज। ठीक, तो अब आपको इसमें कैलकुलेट करके क्या निकालना है? EB फेज के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की, आपने EB फेज स्क्वायर इज इक्वल टू V फेज स्क्वायर प्लस ER, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद रखिएगा। देन ER फेज को रिप्लेस कर लिया किससे? IA फेज इंटू ZS से। और आपने एक लास्ट में एक साइन रूल लगाया। कौन से ट्रायंगल में? OAB। साइन रूल लगा दिया। तो साइन रूल से आपने साइन डेल की वैल्यू फाइंड कर ली। और जब आपने एक बार EB फेज कैलकुलेट कर लिया उससे प्रीवियस वाले रिलेशन से, तो आप इजीली एंगल डेल फाइंड कर लोगे विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। सिमिलरली हम दूसरे पे आते हैं जिसमें क्या है? ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन है, जब बैक EMF ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज है। इस केस में भी हमने सारे एंगल्स डिफाइन किए कि ER IA के बीच का एंगल थीटा है, V फेज IA के बीच का एंगल फाई है जो कि हमारा पावर फैक्टर एंगल ही है। और हमने इससे रिलेटेड फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये फेजर डायग्राम इससे पहले ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में ड्रॉ कर चुके हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में। देन कैलकुलेशन हमने अप्लाई इसमें किया कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या? EB स्क्वायर इज इक्वल टू V फेज स्क्वायर प्लस ER फेज का स्क्वायर माइनस 2V फेज ER फेज इंटू कॉस B फेज और ER फेज के बीच का एंगल जो कि क्या है? थीटा प्लस फाई। ठीक, तो आपने एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बना के आपने पुट कर दी कि ये हमें इक्वेशन अचीव हुई है। तो इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? EB फेज। लेकिन EB फेज के बाद अगली कैलकुलेशन हमारी किसके लिए होती है? लोड एंगल के लिए होती है, डेल के लिए। तो हमने इसमें अप्लाई क्या किया? साइन रूल। साइन रूल अप्लाई किया तो क्या फाइंड किया हमने? कौन सा ट्रायंगल में? OAB। और हमने क्या फाइंड किया? साइन डेल इज इक्वल टू ER फेज साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई EB फेज। अब डेल भी निकाल लिया आपने और EB फेज निकाल लिया। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक्चुअली में उसमें यूज़ होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि न्यूमेरिकल में आपको मोटर की वर्किंग दे रखी होगी, देन ये कंडीशन होगी, आपको ये करना है और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये उसमें पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे जिसका नाम है क्रिटिकल एक्साइटेशन। अब इसमें बताया था कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, करंट की वैल्यू, आर्मेचर करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। अगेन वही सेम डायग्राम, सेम फेजर डायग्राम फॉर यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन आप ड्रॉ करेंगे और इसके लिए भी आप कोसाइन रूल लगाएंगे। EB फेज स्क्वायर इज इक्वल टू V फेज स्क्वायर प्लस ER फेज
का होल स्क्वायर माइनस 2 वी फेज़ ई आर फेज़ कॉस थीटा। तो इससे आप ई बी फेज़ फाइंड कर लेंगे और ई बी फेज़ फाइंड करने के बाद आप साइन रूल लगाएंगे, इससे डेल एंगल फाइंड कर लेंगे। डेल एंगल फाइंड कर लिया तो एक जनरल केस में हम लिख देते हैं कि ई बी फेज़ जो हमको मिलता है वो ई बी फेज़ स्क्वायर इज इक्वल टू वी फेज़ स्क्वायर प्लस ई आर फेज़ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी फेज़ ई आर फेज़ कॉस थीटा प्लस माइनस फाइव। अब प्लस माइनस प्लस पहले केस के लिए था जो कि था हमारा अंडर एक्साइटेशन, माइनस सेकेंड केस के लिए था जब हमारा केस क्या था ओवर एक्साइटेशन, सॉरी गलत बोल गया, ओवर एक्साइटेशन के केस में आपका प्लस साइन था और अंडर एक्साइटेशन के केस में निगेटिव साइन था। या पावर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, पॉजिटिव साइन स्टैंड फॉर लीडिंग पावर फैक्टर और निगेटिव साइन स्टैंड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये हमने स्टडी कर लिया एक्सप्रेशन किसके लिए, बैक ईएमएफ या फिर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज फॉर सिंक्रोनस मोटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मोटर। तो पावर फ्लो से हमें पता है कि हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर की तरफ जाएंगे, देन हम जाएंगे इफ़िशियंसी की तरफ। भाई लास्ट क्या करना है हमको, इफ़िशियंसी की तरफ जाना है। तो हम सिंक्रोनस मोटर के लिए अगर पी इनपुट की बात करें तो 3 फेज़ मोटर है तो नॉर्मली फार्मूला पी इनपुट का क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाई, √3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाई। वी एल क्या है हमारा, अप्लाइड लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, ये दोनों ध्यान में रखना। आई एल क्या है हमारा, लाइन करंट ड्रॉन बाय द मोटर। कॉस फाई क्या है हमारा, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। तो पी इनपुट अगर हम 3 फेज के लिए लिखें तो सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाई बी फेज आई ए कॉस फाई। अब ये किस टर्म में, फेज के टर्म्स में पावर है, 3 टाइम्स ऑफ वी फेज आई ए कॉस फाई। अब चूँकि लॉसेस भी हो रहे होंगे तो टोटल स्टेटर कॉपर लॉसेस क्या होते हैं हमारे, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो आई स्क्वायर क्या हमारा, आर आई ए मतलब आर्मेचर करंट, तो आई ए पर फेज लिखा स्क्वायर इंटू आर ए। टोटल मतलब 3 फेज है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल कॉपर लॉस कितने लिखे, 3 टाइम्स ऑफ आई ए फेज का होल स्क्वायर इंटू आर ए वॉट। अब क्या हुआ, रिमेनिंग पावर, अब जो बची पावर आपने इनपुट पावर दी, इतने लॉस में चले गए, कौन से लॉस में, कॉपर लॉस में स्टेटर के, तो रिमेनिंग पावर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर और कॉल्ड ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप। तो सिंपली पी एम डिनोटेड बाई पी एम, पी एम इज इक्वल टू इनपुट में से आप स्टेटर कॉपर लॉसेस माइनस कर दीजिए। ठीक, अब निकालेंगे कैसे, हमें जनरली पता है कि P इज इक्वल टू टी ओमेगा होता है, वेयर P इज पी एम क्रॉस मैकेनिकल पावर, टी जी हमारा क्रॉस टॉर्क डेवलप्ड और ओमेगा हमें पता है 2πn/60 होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने क्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप फाइंड कर लिया। एक बार जब हमको क्रॉस मैकेनिकल टॉर्क मिल गया तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप दैट इज ई बी इंटू आई ए होता है। तो सिमिलरली इन सिंक्रोनस मोटर द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप इज गिवन बाय, तो पी एम इज इक्वल टू बैक ई एम एफ इंटू करंट और पावर फैक्टर, सॉरी एंगल बिटवीन ई बी एंड आई ए, जो कि हमारा क्या है डिफरेंट केसेस के लिए अलग है। लैगिंग के लिए था, हमें याद करो, थीटा माइनस डेल, लीडिंग के लिए याद था थीटा प्लस डेल, और यूनिटी के दोनों के बीच में क्या था, डेल, यूनिटी के लिए था डेल। तो यहाँ से हमने पीएम कैलकुलेट कर लिया, पीएम निकला हमारा 3 टाइम्स ऑफ वी फेज, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ ई वी फेज आई ए फेज कॉस थीटा प्लस डेल या थीटा माइनस डेल। पॉजिटिव साइन लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, नेगेटिव साइन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अब हमने पीएम भी कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपली अब जो आउटपुट यानी शाफ्ट पे जो पावर होगी पी आउट, वो सिंपली हो जाएगी क्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप में से आप मैकेनिकल लॉसेस घटा दीजिए,
जब आप मैकेनिकल लॉसेस हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा पी आउटपुट पावर मिल जाएगी। अब इसी पी आउटपुट पावर को अगर हम शाफ्ट टॉर्क के लिए कैलकुलेशन करें तो हमें पता है T इज़ इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा होता है, तो T रिप्लेस बाई टी शाफ्ट, P रिप्लेस बाई पी आउट, ओमेगा की वैल्यू रख दी 60/2π/NS। तो यहाँ से मुझे टी शाफ्ट मिल गया जो क्या है शाफ्ट टॉर्क अवेलेबल ऑन लोड। पी आउट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ओवरऑल इफ़िशियंसी क्या हो गई, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। तो पी आउट अपॉन पी इन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो सारी प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को हमने एक पावर फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। तो इस स्लाइड में आपके सामने एक पावर फ्लो डायग्राम बना है। सबसे पहले हमने P इनपुट दिया जो कि क्या √3 VL/IL cos फाई। इस इनपुट पावर में से स्टेटर कॉपर लॉस आपने हटा दिए 3 टाइम्स ऑफ IA फेज स्क्वायर RA। तो अब जो रिमेनिंग पावर बची वो है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, जो कि क्या है PM इज इक्वल टू 3 टाइम्स EB फेज IA फेज cos फाई प्लस माइनस डेल, प्लस फॉर लीडिंग माइनस फॉर लैगिंग। इस केस में जो टॉर्क डेवलप हुआ वो है आपका TG क्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप, जो कि है PM अपॉन ओमेगा। अब इस पावर में से चूँकि मोटर है तो आपके कुछ मैकेनिकल लॉसेस हो रहे होंगे जैसे फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, आयरन लॉस। इन लॉसेस को आप हटा देंगे तो अब जो लास्ट आपको मिलेगा वो है आपकी आउटपुट पावर। इस केस में आउटपुट पावर के केस में जो शाफ्ट पे लास्ट टॉर्क डेवलप होगा दैट टॉर्क इज कॉल्ड शाफ्ट टॉर्क, जिसका फॉर्मूला क्या है पी आउट अपॉन ओमेगा। तो ये है आपका पावर फ्लो डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये था आज के लेक्चर के लिए, लेकिन हम चीज़ें हमेशा रिवाइज करते हैं। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड जहाँ से हमने स्टडी करना चालू किया था, तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी एक्सप्रेशन फॉर बैक EMF और इंड्यूस EMF पर फेज इन सिंक्रोनस मोटर। तो हमने एक अंडर एक्साइटेशन की कंडीशन ली जिसमें हमारा बैक EMF लेस देन सप्लाई वोल्टेज होता है। तो इस केस के लिए हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कोसाइन रूल निकाला, कोसाइन रूल से हमने EB फेज फाइंड किया, देन हमने साइन रूल लगाया और डेल एंगल फाइंड कर लिया। अब प्लीज़ आप लोग मुझसे साइन रूल और कोसाइन रूल मत पूछिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपका ओवर एक्साइटेशन का, इसमें आपका बैक EMF ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज होता है। इस केस में भी आपने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, कोसाइन रूल लगाया, साइन रूल लगाया, चीज़ें फाइंड कर ली, मतलब EB फाइंड कर लिया और डेल एंगल फाइंड कर लिया। थर्ड कंडीशन में आपने क्रिटिकल एक्साइटेशन किया, इस केस में दोनों ही इक्वल होते हैं और पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, आर्मेचर करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। इस केस में भी आपने साइन कोसाइन रूल लगा के EB फेज और डेल एंगल फाइंड कर लिया और एक जनरल फार्मूला लिख दिया कि भाई EB फेज इज इक्वल टू V फेज स्क्वायर प्लस ER फेज स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V फेज ER फेज कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई या थीटा माइनस फाई। देन हमने पावर फ्लो इन सिंक्रोनस मोटर स्टडी किया, इनपुट पावर डिफाइन की। इनपुट पावर में से हमने टोटल कॉपर स्टेटर कॉपर लॉस नेगलेक्ट कर हटा दिए, क्योंकि लॉस हो रहा होगा, तो हमको PM मिला। PM क्या हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप। ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप के लिए हमने एक फार्मूला बना लिया जो DC के केस में होता है, उसी से मिलता जुलता। तीन केसेस कंसीडर कर लिए, जब लैगिंग हो, लीडिंग हो और यूनिटी हो, उनके बीच में क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं। लैगिंग केस में फाई माइनस डेल, लीडिंग के केस में फाई प्लस डेल और यूनिटी केस में सिंपली डेल। देन PM को बनाने के बाद हमने आउटपुट पावर में क्या किया, मैकेनिकल लॉसेस पॉइंट किए, वहाँ से हमने शाफ्ट टॉर्क के लिए फार्मूला डिराइव कर लिया। देन हमने ओवरऑल इफ़िशियंसी का फार्मूला लिखा, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसी को परसेंटेज इफ़िशियंसी के फॉर्म में लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। देन हमने लास्ट स्टडी किया पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम P इनपुट डिफाइन किया, स्टेटर कॉपर लॉस दिखा दिया, बाय स्टेप चीज़ों को दिखाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम, जैसे इस समय आपके सामने ये बना हुआ है।
तो इसको हमने स्टडी कर लिया। लास्ट में आपको पूरे पावर फ्लो डायग्राम में आपको ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क भी देखने को मिल गया, शाफ्ट टॉर्क भी मिल गया, पी इनपुट भी मिला, पी आउटपुट भी मिला और पी एम मिला। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।